हेलो फ्रेंड्स। अब इंडिया और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मैच स्टार्ट हो चुका है और पहले 2 दिन का खेल हो चुका है। तो मैं आपसे डे 1 और डे 2 दोनों का एनालिसिस दूंगा और आगे इस गेम में क्या हो सकता है उसकी भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम टॉस ही देखते हैं कि टॉस इस बार फिर से विराट कोहली हार गए। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि पिछली जो सीरीज थी 2018 की, तो उसमें पांचों मैचेस में विराट कोहली टॉस हारे थे और इस मैच में भी हारे। तो टेस्ट मैचेस में इंग्लैंड में टॉस हारने का उनका सिलसिला जारी रहा और इंग्लैंड को यहाँ पे इस मैदान पे पहले बैटिंग करने का मौका मिला और उन्होंने पहले बैटिंग चूज की। और यहाँ पे दोनों टीम की तरफ से ही जो टीम सिलेक्शन थी वो भी थोड़ी इंटरेस्टिंग थी। जैसे इंडिया ने ईशांत शर्मा को नहीं खिलाया और रविचंद्र अश्विन को नहीं खिलाया, तो इस पे भी काफी सवालिया निशान था क्योंकि अश्विन डब्ल्यूटीसी के हाईएस्ट विकेट टेकर थे और ईशांत भी डब्ल्यूटीसी में उनकी बेस्ट बॉलिंग एवरेज थी इंडिया की तरफ से। और साथ ही पिछला जो टूर था तो उसमें ईशांत शर्मा ने हाईएस्ट विकेट्स ली थी इंडिया की तरफ से और उनकी बॉलिंग एवरेज भी बेस्ट थी पिछले टूर में 2018 के टूर पे। पर यहाँ पे जैसे सिराज को खिलाया गया और ठाकुर को खिलाया और जडेजा को प्रेफरेंस दी, तो ठाकुर ने तो अपनी सिलेक्शन को जस्टिफाई किया। दो अच्छी विकेटें निकाल के दी ठाकुर ने और रूट को आउट किया उनके मेन बल्लेबाज को, और ओली रोबिंसन जो उनका उभरता हुआ ऑलराउंडर है उसको जीरो पे चलता किया। तो ठाकुर ने तो अपनी यूजफुलनेस दिखाई और अगर अब वो बैटिंग में भी रन मार देता है और अगली इनिंग में भी अच्छी विकेटें निकालता है तो वो अपना प्लेस जस्टिफाई कर देगा। और सिराज शुरू में तो अच्छा लगा उनका देख के कि अच्छा वो जिप कर रही है बॉल को, एक अच्छी विकेट भी ली। पर उसके बाद वो विकेटें ज्यादा नहीं निकाल पाए, थोड़ा सा उन्होंने रन भी ज्यादा दिए। और जडेजा बॉलिंग में तो कुछ वो उनको मौका नहीं मिला और उनके हिसाब से पिच भी नहीं थी, तो मेनली उनको उनकी बैटिंग की वजह से लिया गया है। क्योंकि अच्छी फॉर्म में है जडेजा बैटिंग में। जो प्रैक्टिस मैच था तो उसमें भी जडेजा ने एज ए बैट्समैन दोनों इनिंग्स में हाफ सेंचुरी लगाई थी। तो यहाँ पे जडेजा को एज ए बैट्समैन अपनी यूजफुलनेस दिखानी होगी। बैटिंग में अगर फेल रहते हैं तो फिर वो अपनी पोजीशन जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। और हम देखें अगर ठाकुर अच्छा कर देते हैं इस मैच में, तो अगर आगे के मैचेस में इंडिया दो स्पिनर्स के साथ जाना चाहती है तो तब मे भी श्रद्धर ठाकुर हमारे नंबर 3 गेंदबाज भी बन सकते हैं। क्योंकि अभी तक फॉर नंबर 3 स्पॉट ईशांत और सिराज के बीच ही कंपटीशन माना जा रहा था। पर मे भी क्या पता आगे चल के ठाकुर उस तीसरी पोजीशन को हासिल कर ले। और यहां पर अब जो इंग्लैंड ने बैटिंग की तो 183 का ही वो स्कोर बना पाई पहली इनिंग में। और इसमें एक वक्त तो लग रहा था कि इंग्लैंड 250-300 का रन देश बना सकती है जब जो रूट और जॉनी बेयरस्टो बैटिंग कर रहे थे। पर इसके बाद उनका कोलैप्स हो गया बैटिंग का। और अब की बार जो उनके बॉलिंग ऑलराउंडर्स थे, टेल एंडर्स थे, वो भी इतना नहीं टिक पाए। जैसे ये फेमस रहता है इंडियन बॉलिंग के खिलाफ कि दूसरी टीम के बॉलर्स और बॉलिंग ऑलराउंडर्स अच्छा स्कोर मार देते हैं। पर इस बार सैम करन थोड़ा बहुत मार पाए, उन्होंने तो अच्छा खेला पर बाकी बॉलर्स इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए और इंग्लैंड 183 रन ही बना पाया। और इसमें जो इनका इंग्लैंड का भी बैटिंग लाइनअप है वो भी मेरे को काफी सरप्राइजिंग लगा कि इनका हमीद जो है वो काफी अच्छी फॉर्म में चल रहा है, पर फिर भी हमीद को नहीं खिलाया। हालांकि अगर हमीद को खिलाते तो ये जैक क्रॉली को तब बाहर बिठाते, तो जैक क्रॉली भी इस मैच में तो इस इनिंग में तो ठीक खेलता नजर आया पर लंबी इनिंग नहीं खेल पाया। पर इसके अलावा भी जो इनका लाइनअप है, रोरी बर्न्स, सिबली और लॉरेंस, क्रॉले, तो ये इन पे बहुत ज्यादा भरोसा तो दिखा रही है इंग्लैंड की टीम। पर आखिर कब तक दिखाएगी, इनमें से किसी को कुछ करके दिखाना होगा। वरना इंग्लैंड की टीम अपने ही देश में मतलब उनकी तो काफी बुरी हालत रही। और डे 1 पे इंग्लैंड जो 183 पे आउट हुई तो डेफिनेटली ये इंडिया की अच्छी अचीवमेंट थी। और इंडिया की बॉलिंग देखे तो एक बहुत अच्छी जो बात रही इंडिया के लिए कि जसप्रीत बुमराह की फॉर्म में वापसी हुई। उन्होंने बढ़िया विकेटें निकाली और उनकी विकेट्स में जो खास बात थी वो ये कि उन्होंने खुद अपनी बॉलिंग स्किल से निकाली। उनकी बॉल इस बार स्विंग कर रही थी। जो स्विंग हम देखे डब्ल्यूटीसी फाइनल में मिसिंग थी,
अगर फाइनल WTC फाइनल में भी वैसी वो स्विंग कराते, इतनी बढ़िया बॉलिंग करते, तो फिर तो शायद इंडिया इस वक्त वर्ल्ड चैंपियन होती। पर उस वक्त वो इतनी अच्छी फॉर्म नहीं दिखा पाए, पर अब फॉर्म में वापसी की और काफी अच्छी स्विंग उन्होंने की, अच्छी जगह टिप्पा डाला। और जो भी उन्होंने विकेट्स ली तो अपनी स्किल से ली। ऐसा नहीं था कि बैट्समैन ने ही अपनी विकेट्स थ्रो की हो या गलतियां की हो। तो बुमराह की विकेट्स में ऐसा नहीं था। और उसके बाद जब इंडिया की भी बैटिंग शुरू हुई तो मुझे इंडिया के ओपनर से इस सीरीज में आशा है कि वो अच्छा करेंगे। ये मैं अपने पहले प्रिडिक्शन वीडियोस में भी मैं बता चुका हूं, और वैसा ही वो कुछ करते नजर आए। रोहित शर्मा और KL राहुल दोनों ने अच्छी स्टार्ट दी। और एक वक्त तो लग रहा था जब ये दोनों बैटिंग कर रहे थे, इंग्लैंड काफी फ्रस्ट्रेटेड सी नजर आ रही थी और लग रहा था कि इंडिया पहली इनिंग में 300 350 रन मारेगी, इसके ऊपर मारेगी। पर रोहित एक अच्छी स्टार्ट के बाद पूरा टिक गए थे, पर वो हुक शॉट खेलते हुए बाउंड्री पे कैच आउट हो गए। तो यहां पर मैं रोहित को दोष नहीं दूंगा। हालांकि अब कई लोग कहेंगे कि रोहित ने इरिस्पॉन्सिबल शॉट खेली, पर हम देखें ये उनकी गेम है। अब एक बार जो प्लेयर टिक जाए तो फिर उसको अटैकिंग शॉट्स खेलनी भी चाहिए। और रोहित की ये गेम है, वो लॉफ्टेड शॉट्स खेलते हैं, वनडे भी देखे, टेस्ट मैच भी देखे, तो उनको लॉफ्टेड शॉट्स खेलना पसंद है। तो ऐसे में वो जब भी टिकेंगे तो इस तरह की शॉट्स खेलेंगे, और जिस दिन वो चल गए तो फिर वो एक अच्छा स्कोर मार सकते हैं और बड़ी सेंचुरी भी मार सकती है। तो मुझे तो आशा है कि अभी उनको जो स्टार्ट्स मिल रही है इंग्लैंड में, WTC फाइनल में भी ऐसी स्टार्ट्स मिली थी, इस इनिंग में भी तो हाफ सेंचुरी में कन्वर्ट नहीं कर पाए, तो आगे जरूर करेंगे और हो सकता है कि कुछ सेंचुरीज में भी कन्वर्ट करे। और फिर साथ में KL राहुल को इस मैच में मौका मिला, और KL राहुल तो बहुत अच्छी फॉर्म में चल रही है। और मेरे अकॉर्डिंग तो उनको WTC फाइनल में भी मौका मिलना चाहिए था, और जो पहले इंग्लैंड आई थी इंडिया तब भी मौका देना चाहिए था, पर तब नहीं दिया। और अब की बार भी शायद मजबूरी में ही राहुल को मौका मिला, क्योंकि मयंक अग्रवाल इंजर्ड थे, वरना शायद इस मैच में भी नहीं मिलता। पर राहुल ने दिखाया कि उनमें वो बात है, अब वो एक रिटर्न कर रही है टेस्ट क्रिकेट में। और एक तरह से जो ये इंडिया की अभी तक बैटिंग हुई है तो उसमें हमारे बेस्ट बैट्समैन लगे हैं KL राहुल, और बहुत अच्छी शॉट्स खेली और हाफ सेंचुरी पूरी की। और हाफ सेंचुरी तक तो चांसलेस इनिंग थी, पर उसके बाद एक कैच उन्होंने दिया, चांस दिया स्लिप्स में, जो इंग्लैंड के प्लेयर्स ने मिस कर दिया। उनका ओपनर था, मेरे ख्याल से बाउंस ने मिस किया था या सिबली ने। तो अब अगर राहुल लंबा मार देता है तो यहां पर फिर इंग्लैंड वाले के लिए दिक्कत हो जाएगी। और हम देखें उसके बाद हमारा मिडल ऑर्डर कोलैप्स हो गया, चितेश्वर पुजारा आउट हुए, कोहली और रहाणे। और मैं आपको बताऊं, ये जो हमारा मिडल ऑर्डर कोलैप्स हुआ, मुझे इसका बिल्कुल भी कोई सरप्राइज नहीं है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऐसे ही होगा। आप देखिए, अगर मेरे जो प्रीव्यू वीडियो भी था और जो मैंने प्रिडिक्शन वीडियो भी बनाया, तो मैंने उसमें कहा है कि हमारी जैसे इंग्लैंड की बैटिंग वीक है तो इंडिया का मिडल ऑर्डर वीक है। नाम तो बड़े बड़े हैं, पुजारा, कोहली, रहाणे, पर इनका जो भी एट प्रेजेंट जो इनकी फॉर्म है, जो हिसाब किताब है, तो ये हमारे एक तरह से वीक लिंक है इस वक्त। अगर हम ये सीरीज हारते हैं तो ये इन हमारा जो मिडल ऑर्डर है उसकी वजह से ही हारेंगे, क्योंकि हमारा बॉलिंग अटैक अच्छा है, विकेट कीपर भी हमें अच्छा मिल गया है, और जो हमारे ओपनर्स है मुझे उन पे फेथ है अच्छा करेंगे। जो भी हमारे बैट्समैन है इनमें सबसे अच्छा हमारे ओपनर्स ही करेंगे। तो ये जो हमारा मिडल ऑर्डर है, अब पहले तो चलिए पुजारा की ही बात करते हैं। पुजारा तो बिल्कुल ही आउट ऑफ फ्लो नजर आए, और कहीं पे उनका तो नंबर बनता नहीं था इस मैच में। मैंने पुजारा के ऊपर पहले एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है, मैं उसका लिंक भी दे दूंगा। डिटेल में मैंने कहा हुआ है कि पुजारा को ड्रॉप कर देना चाहिए। पर ये उनकी किस्मत थी कि उनको इस मैच में मौका मिला, क्योंकि मयंक अग्रवाल इंजर्ड थे, वरना शायद पुजारा को मौका नहीं मिलता। और एक दो मौके तो अभी पुजारा को मिलने ही है। तो ये वो शायद एक टेस्ट मैच है, और वो बिल्कुल ही फ्लो में नजर नहीं आए। पहले तो एक सीधी बॉल को उन्होंने ऐसे छोड़ने की कोशिश की और LBW आउट होते होते बिल्कुल बचे। लगा था कि आउट ही है, बट बॉल थोड़ा ऊपर से जा रही थी। और वो बॉल मुझे तो समझ नहीं आया कि वो क्यों छोड़ रहे थे। बॉल वो छोड़ी जाती है जो बाहर हो स्टंप्स के, वो तो पता चल रहा था टिप्पा पड़ के सीधी बॉल थी, अंदर ही आनी थी। तो ये उनकी जजमेंट भी गलत थी, और वो उनको छोड़ने का डिसीजन भी, और उसके बाद भी जो वो पीछे फिर कैच आउट भी हुए।
तो वो ठीक है, अच्छी बॉल थी, पर ऐसी बॉल्स तो आएगी, थोड़ा बहुत तो स्विंग होगी, पर एक अच्छे बल्लेबाज को उस पे ऐसे आउट नहीं होना चाहिए। और फिर विराट कोहली तो आके पहली बॉल पे आउट होके चलते बने। तो हालांकि उनसे काफी आशाएं है, और पिछले टूर पे उन्होंने बहुत रन मारे थे, टॉप रन स्कोरर रहे थे। पर इस वक्त वो फॉर्म में नहीं है, और जो पिछले हम 2 सालों से देख रहे हैं कि रन तो वो मार रहे हैं, पर पहले जितने बढ़िया तरीके से नहीं मार पा रहे। थोड़ा हाफ सेंचुरीज वगैरह मारते हैं, पर देखते हैं इस सीरीज में क्या करते हैं। मुझे उनसे कोई बड़े स्कोर की आशा तो नहीं है कि सेंचुरी मारेंगे, पर इतना है कि थोड़ा बहुत तो उनको कंट्रीब्यूट करना होगा एज ए कैप्टन, कुछ हाफ सेंचुरीज तो लगाएंगे। और जहां तक अब रहाणे की बात है, तो रहाणे के लिए कहा जाएगा कि वो अनफॉर्चुनेट रहे, रन आउट हो गए। पर देखिए, मेरी जो राय है, ये बस वो ऐसा होता है कि कोई प्लेयर आउट होने के नए नए तरीके खोज निकालता है। तो ये वही बात है, जिस तरीके से रहाणे आउट हुए, जो रन आउट हुए, जो कॉल थी राहुल की, तो राहुल ने बहुत ज्यादा आगे नहीं बुलाया था, थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ते ही राहुल ने मना कर दिया था। और इसलिए मैं राहुल को दोष नहीं दूंगा इस रनआउट में, पर रहाणे काफी आगे निकल आए और फिर वो क्रीज तक पहुंच नहीं पाए। तो अभी इस बार देखने में लग रहा है कि अनलकी है, देखते हैं सेकंड इनिंग में क्या करते हैं रहाणे, आगे टूर पे क्या करते हैं। तो मैंने रहाणे पर भी एक वीडियो पहले बनाया था, तो वो भी कई हमारे व्यूअर्स को पसंद नहीं आया। पर जो मेरी राय है, मेरे अकॉर्डिंग तो इस टूर पे पुजारा और रहाणे, इन दोनों का कैरियर मुझे तो खत्म होता नजर आ रहा है। मुझे तो लग रहा है इन दोनों का कैरियर इस टूर पे खत्म हो जाएगा। और जैसे हम देखें, अब राहुल को मौका मिला है तो अच्छा करके दिखाया है। तो ये अब कब समझते हैं हमारी टीम मैनेजमेंट भी, सिलेक्टर्स भी, कि अब हमें पुजारा और रहाणे से आगे निकल के थोड़ा दूसरे प्लेयर्स को भी मौका देना होगा। और भी प्लेयर्स है, जैसे अब सूर्य कुमार यादव है, पृथ्वी शॉ भी है, मयंक अग्रवाल है, और मैं खास तौर से श्रेयस अय्यर को एक बार टेस्ट क्रिकेट में देखना चाहूंगा। मुझे लगता है श्रेयस अय्यर की अच्छी टेक्निक है, अच्छा एटीट्यूड है, उसका रिकॉर्ड्स भी अच्छे हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट के। तो पर जब तक मौके देंगे नहीं, तो कैसे पता लगेगा कि कौन इन दोनों की जगह ले सकता है। और कोहली की भी थोड़ी बात करें, क्योंकि फिर कुछ हमारे व्यूअर्स कहते हैं कि जी आप पुजारा रहाणे की तो ज्यादा बुराई करते हैं, कोहली की इतनी नहीं करते। देखिए, कोहली के लिए तो पहले तो उनकी कप्तानी पर ही बात आएगी। पर अगर ये सीरीज कोहली हार जाती है इंग्लैंड से, क्योंकि इंग्लैंड की बैटिंग भी काफी वीक है, उनकी टीम को भी कमजोर माना जा रहा है, और अगर कोहली की कप्तानी में इंडिया ये सीरीज हारती है और कोहली बैट से अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, तो तब उनकी कप्तानी जरूर खतरे में पड़ जाएगी। तो हम देखते हैं कि अब इस मैच में क्या होता है। इस वक्त तो जो सिचुएशन है, जैसे डे 2 खत्म होने पे तो इंडिया की 4 विकेटें गिर गई है, और उनके भी तकरीबन मेरे ख्याल से एक 120 या 125 का स्कोर है। तो ये अभी इस वक्त 50-50 की गेम मैं कहूंगा। इंग्लैंड भी इस वक्त खुश होगी कि उन्होंने वापसी की, और इंडिया भी, वैसे तो उन्होंने जो 3 विकेटें मिडल ऑर्डर की लूज की, तो उससे थोड़ा अपसेट हो गए, पर खुश इस बात से भी हो गए कि राहुल की भी विकेट गिर सकती थी। तो राहुल अभी क्रीज पे है, पंत क्रीज पे है। तो अभी देखते हैं डे 3 पे ये क्या करते हैं, किस तरीके से हमारा लाइनअप स्कोर करती है। पर मैं तो यही कहूंगा कि इंडिया को फर्स्ट इनिंग में ज्यादा से ज्यादा लीड लेने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि इस ग्राउंड पे, इस पिच पे डे मतलब इनिंग जो फोर्थ इनिंग्स होगी, तो उसमें बैटिंग करना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और जो रिकॉर्ड है इस ग्राउंड का, तो अगर 200 के ऊपर भी इंडिया को टारगेट मिलता है, तो तब मैं कहूंगा कि इंग्लैंड का ही थोड़ा अपर एंड रहेगा। तो इंडिया को कोशिश ये करनी चाहिए कि फर्स्ट इनिंग में ज्यादा से ज्यादा लीड ले सके। तो अभी भी हम रियलिस्टिकली देखें तो इंडिया 100 रन की लीड ले सकता है। राहुल है क्रीज पे और पंत है। राहुल डेफिनेटली चाहेगा कि एक वो स्कोर को सेंचुरी में कन्वर्ट करे, ताकि अपनी टीम में जगह और पक्की करे पूरे टूर के लिए। और पंत भी अच्छा बैट्समैन है, पहले भी इंग्लैंड में मारे हुए हैं पंत ने, तो पंत से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक हाफ सेंचुरी मारे। और फिर हम देखें, हमने थोड़ा अपनी बैटिंग स्ट्रांग की है, जडेजा को खिलाया है, अश्विन को नहीं खिलाया, ठाकुर को भी खिलाया है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जडेजा और शार्दुल ठाकुर मिलके 50 रन तो जोड़ेंगे। तो अगर ये इसी तरीके से करते हैं, राहुल भी अगर सेंचुरी मार दे, पंत हाफ सेंचुरी,
और जडेजा भी 30-40 रन कंट्रीब्यूट करे, शार्दुल ठाकुर भी 20-25 रन, तो फिर हम सोच सकते हैं कि इंडिया 100 रन की लीड ले लेगा और तब इंडिया का अपर हैंड रहेगा। पर अगर इंडिया थोड़ा छोटी लीड लेता है, मैं कह रहा हूं अगर 30-40 रन की लीड लेता है, तो उस स्टेज तक मैं कहूंगा ये गेम थोड़ा सा बल्कि इंग्लैंड के फेवर में ही रहेगा। और अगर इंडिया लीड दे देता है, 200 के अंदर ही आउट हो जाता है पहली इनिंग में, फिर तो डेफिनेटली इंग्लैंड का अपर हैंड रहेगा। तो इंडिया को कोशिश करनी होगी अपनी लीड को थोड़ा लंबा करे, मिनिमम मैं कहूंगा 250 रन्स तो इंडिया को मारने ही है। अदरवाइज इंग्लैंड के फेवर में ये गेम जाने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। और बारिश की वजह से डे 2 का काफी टाइम वेस्ट हुआ, नहीं हो पाया, और डे 3 पर भी बारिश और बैड लाइट हो सकती है, प्रिडिक्शन यही है। पर जिस तरीके से दोनों टीम्स की बैटिंग है और अभी तक जैसे बैटिंग दिखाई है, तो गेम का रिजल्ट तो तब भी निकल सकता है डे 4 डे 5 पर भी। तो बारिश या तो थोड़ा और ज्यादा होनी पड़ेगी, तब ये मैच ड्रॉ की तरफ जा सकता है, अदरवाइज तो ये लग रहा है कि एक थ्रिलिंग मैच हो सकता है। तो देखते हैं हम अब डे 3 पे क्या रहता है, इंडिया किस तरीके से बैटिंग करती है, कितनी लीड वो ले पाती है इंडिया, या अगर गलती से इंग्लैंड ने ले ली तो फिर तो इंडिया के लिए काफी खराब रहेगा ये। सो लेट्स सी, लेट्स होप कि इंडिया अच्छी बैटिंग करे आगे फर्स्ट इनिंग्स में और एक अच्छी लीड ले। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं फिर हम आगे इस मैच में कैसे रहता है।